हम इस लड़ाई में आदरणीय दीदी के साथ हैं, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। अगर हमारे वोट के अधिकार को ही छीन लेंगे तो फिर क्या लोकतंत्र बचा? इतनी डेमोक्रेसी को किसी ने डिस्ट्रॉय नहीं किया हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी पावर के लिए, अपनी ताकत के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है, कोई भी कानून नियम तोड़ सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने बड़े करीब से देखा, वहां पर ये जो करते थे वो यहां पर किया है और आगे भी करेंगे। मतलब मियाँ भाई जी 27 का चुनाव अभी से सरेंडर कर दिए हैं। आजकल ये उत्तर प्रदेश से उठकर पश्चिम बंगाल पहुंच गए हैं अपने दीदी के यहाँ और बता रहे हैं कि आप चुनाव नहीं हारी हैं। कोई नहीं नहीं कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। देखिए आप जितना अच्छा लड़े उससे आप हारे नहीं है, नहीं आप हारे नहीं है। तो ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव हुआ था मिल्कपुर विधानसभा में, जहां इनके तथाकथित अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद अपने बेटे अजीत प्रसाद को चुनाव लड़ाए थे और वो चुनाव हार गए थे। लेकिन राजा जी ने अपने बेटे को जीता घोषित कर दिया था कि हमारा बेटा इतने वोटों से जीत गया। समाजवादी पार्टी 35,612 वोट से अजीत प्रसाद जीत गए हैं। यही हाल यहाँ भी है पश्चिम बंगाल में। ममता बानो बुरी तरीके से चुनाव हार चुकी हैं, लेकिन ममता जी, उनका भतीजा अखिलेश जी ये सब मानने को तैयार ही नहीं है। ये अपने आप को अभी भी जीता हुआ घोषित करते घूम रहे हैं। यहाँ तक कि पिछले वीडियो में आपको बताया था, आप लोगों को भी खबर होगा कि ममता जी ने बोला था कि हम इस्तीफा ही नहीं देंगे। उनको लगा कि ये बहुत बड़ा तीर मार देंगे, लेकिन राज्यपाल ने सरकार को ही डिसमिस कर दिया क्योंकि कार्यकाल खत्म हो चुका था। और कल यानी 9 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। बीजेपी की तरफ से शायद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ही होंगे। अब देखो अखिलेश जी क्या करते हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे शपथ ग्रहण में, बुलाया जाएगा कि नहीं। वैसे ये सारी खबर तो अखिलेश के करीबी ही बता सकते हैं ना, अंदर वाली बात जैसे राजभर जी बता रहे हैं। जी वो जान गए हैं, जब बंगाल का रिजल्ट आया तो 4 घंटा बेहोश बैठे थे। पूछ लीजिएगा उन्हीं से, 4 घंटे बेहोश बैठे थे कि अब क्या होगा। वो जैसे शोले फिल्म में गब्बर सिंह ने पूछा था कि तेरा क्या होगा कल। ये तो बड़े अंदर की खबर निकाल के लाए हो राजवर्दी कि 4 घंटे तक वो बेहोश थे। अब आप सोचो, जब मियाँ भाई दीदी के लिए 4 घंटा बेहोश हो सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में 27 में जब रिजल्ट आएगा तब क्या होगा। मुझे तो भाई भाभी की टेंशन हो रही है ये सब देखकर कि उनका क्या होगा। बस यही हम दुआ करेंगे अल्लाह से कि इनको ताकत दे चुनाव हारने के बाद बर्दाश्त करने की। अभी 24 घंटा नहीं हुआ है, कम से कम 300 से 400 पार्टी ऑफिसेस तोड़े गए। 150 ऐसे कैंडिडेट्स हैं हमारे जिनके घर के अंदर घुस के हमला चलाया गया है, जिनके नीचे गराज में या पार्टी ऑफिस में एकदम घुस के तोड़फोड़ मचाया गया है। तो ये है भाजपा का भरोसा का मॉडल पसंद नहीं आ रहा आपसे एक जी, कैसे पसंद आएगा। जो कार्यालय पिछले 15 साल से आपके गुंडे कब्जा करके रखे हो वो अचानक तोड़ा जाए, कब्जा मुक्त कराया जाए तो कैसे पसंद आएगा। दर्द होना स्वाभाविक है। वैसे अभी सरकार बनने दीजिए, अभी तो बहुत कुछ टूटेगा। यूपी में लगभग 10 साल से बीजेपी की सरकार है, तब से तोड़फोड़ चल रही है, गुंडों की कुटाई हो रही, लेकिन फिर भी बीच कुछ पुराने गुंडे निकल ही आते हैं। और यहाँ बंगाल में तो भाई उससे 2 गुना समय तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन एक्शन 2 गुना होना पड़ेगा, तब जाकर पूरे तरीके से कचरा साफ हो पाएगा। ये बंगाल में सैफ्रॉन लहर जिसको कहते हैं, एक सत्ता विरोधी लहर और उसके साथ साथ जो गरुआ लहर, दोनों की मिलते हुए ये नतीजा ऐसा निकला। लोगों को तो उम्मीद था कि कुछ परिवर्तन होने जा रहे हैं, लेकिन इस तरीके की होगी कि कोई नामो निशान नहीं रहेगा टीएमसी पार्टी के, ये हमारे सोच के बाहर जरूर थे। और हम कांग्रेस पार्टी की ओर से हम लोग चुनाव लड़े थे। चुनाव के पहले भी हम कह चुके हैं कि कांग्रेस को जिंदा करने के लिए, कांग्रेस को बचाने के लिए
हर समय प्रयास किए हैं, कहीं बचा पाए कहीं नहीं। देखो जी कितने प्यार से कांग्रेसी अंकल अधीर रंजन चौधरी अपने हार को मान लिए और ये भी मान लिए कि चुनाव प्रचार के दौरान इनको पता लग रहा था कि भगवा लहर है। जैसे पश्चिम बंगाल में जो भगवा लहर आया उसे बीजेपी को ही नहीं कांग्रेस को भी फायदा हुआ है। एक कार्यालय कांग्रेस का जो काफी सालों से टीएमसी के गुंडों के कब्जे में था उसे भगवाधारियों ने मिलकर कब्जा मुक्त कराया और कांग्रेसियों को सौंपा। अगर तमिलनाडु में 6 महीने पहले से संघर्ष करने वाली 2 साल पहले बनी पार्टी अगर सत्ता की सर्वोच्च कुर्सी पर स्थापित हो सकती है तो उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी काशीराम क्यों नहीं हो सकती? महसूस करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, शक्ति लगाने की जरूरत है, संकल्प लेने की जरूरत है। हम लोग भी वो कारनामा उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं और करेंगे। ख्वाब इनके, सपने इनके बहुत बड़े बड़े हैं। ये भी चाहते हैं कि जैसे थालापति ने तमिलनाडु में किया हम भी उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं। अरे यहाँ तक कि करेंगे। मतलब मायावती जी, अखिलेश जी, ओवैसी ये सब भाड़ में जाएं, सरकार तो ये बनाएंगे। वैसे ख्वाब तो अच्छा है और होना भी चाहिए, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि बिहार में भी एक 6 महीना पहले पार्टी आई थी जिसका कार्डर तुमसे भी मजबूत था, तुमसे भी ज़्यादा उसके पास पैसा था। जन स्वराज, उसकी सीटें याद है ना? वो भी सीधा सीएम बनने के सपने देख रहा था। वैसे भी सीएम बन रहा था पश्चिम बंगाल में। सुनो, वो ये है कि वो बोल रहे कि डिप्टी सीएम होगा। नहीं, हमारा सीएम बनाएंगे इंशाल्लाह। डिप्टी सीएम क्या है? डिप्टी सीएम कोई पावर नहीं है। डिप्टी सीएम इज द 6th फिंगर ऑन द हैंड। लड़ाई सीएम की होगी। वो तो बोली थे मेरा शादी नहीं हुआ, मेरा शादी भी उस किताब में। अगर हम झूठ बोल रहे हैं हमको जेल भर देगा, तो जिसने किताब लिखा था उसको क्यों नहीं जेल भर रहा है? अच्छा, ये वो तो पे जेल भी हो जाता है। अरे जेल भी हो जाता है, हमको जेल हो जाएगा, हमको जेल हो जाएगा। लेकिन जिसने किताब लिखा है वो तो बोलता है हम दीदी का बहुत करीब थे, इसलिए हम जानते थे कि दीदी लिखा है उस किताब में। दीदी का शादी हुआ था किसी मुस्लिम का साथ में, ये लिखा हुआ। तो दीदी का जो किताब लिखे थे उसको क्यों नहीं बैन कर रहे, उसको क्यों नहीं जेल में डाल रहे? वो तो दम नहीं है क्योंकि उसके पास सबूत है। वो अभिषेक बनर्जी पैदा हुआ। अब वो नहीं तो रातों रात कहाँ से आ गया ये मैं पूछना चाहता हूँ। आपने बोला था मेरा कोई नहीं है, तो रातों रात कहाँ से आ गया? अवतार का अवतार हुआ या क्या? भाई ये तो सवाल है। अब ये सवाल कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं सही मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो कारनामे थे ममता बानो के उससे तो थोड़ा डाउट होता है। मंदिर पर ताले लगवाना, दुर्गा पूजा पर पाबंदी लगवाना, दुर्गा पूजा पंडाल में एक मजहब का गाना गाना, बाबरी मस्जिद बनवाना, इशारा तो कुछ ऐसा ही कर रहा था। वैसे इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। भाई मुस्लिम होना गलत बात थोड़ी है, मुस्लिम पार्टी होना गलत बात थोड़ी है, लेकिन खुल कर आओ जैसे कांग्रेस आती है। मैं बोलने का मतलब मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। आज कांग्रेस की ताकत, तेलंगाना सरकार की ताकत हमारे मुसलमान भाई बहनों। ये होता है अपना पहचान बताना। मतलब मुसलमान का मतलब कांग्रेस और कांग्रेस का मतलब मुसलमान। वैसे कांग्रेस ने ये सारी बातें हवाई ही नहीं की है, कागज में बयानों में ही नहीं है, इन्होंने इसको धरातल पर उतारा भी है कि हाँ कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है। पश्चिम बंगाल, केरलम और असम के चुनाव में इसका धरातल पर इफेक्ट भी दिखा है। असम में 19 विधायक जीते हैं, 19 में से 18 मुस्लिम हैं। 2 विधायक जीते हैं पश्चिम बंगाल में, वहाँ भी दोनों मुस्लिम हैं। केरलम में 35 जीते हैं, वहाँ भी मुस्लिम ही हैं। मतलब कुल मिलाकर इन्होंने मुस्लिम को ही टिकट दिया था और साबित किया था कि हाँ हम मुसलमानों की पार्टी हैं। कल उत्तर प्रदेश से 227 बुलडोजर को लोड करके बंगाल भेज दिया गया है और कोलकाता की न्यू मार्केट में एक्शन भी शुरू हो चुका है, जबकि अभी पुराने सीएम ने इस्तीफा भी नहीं दिया और नए सीएम पावर में भी नहीं आए। बंगाल के लोगों झेलो अब। अब्दुल भाई जानकारी दे रहे हो या अपने पश्चिम बंगाल के भाइयों का मजे ले रहे हो? वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी उत्तर प्रदेश से कोई बुलडोजर पश्चिम बंगाल नहीं गया है और जाने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बहुत बुलडोजर हैं, बस परमिशन नहीं है उनको चलने की। हाँ सरकार बदलेगी
परमिशन आएगा, बुलडोजर ही बुलडोजर हो जाएगा। और हाँ, बुलडोजर तुम्हारे सिर्फ भाइयों पर ही नहीं, कब्जाधारियों पर चलेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में चलता है, वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखता, जो कब्जा किए हैं उन पर चलेगा, कूटेंगे टूटेंगे। डिसाइड करेंगे, पर 10 साल बाद भगवान के आशीर्वाद से हम पॉलिटिक्स में ही होंगे, और 10 साल बाद होपफुली एक बीजेपी फ्री, एक बीजेपी सरकार बिना भारत में हो। चलो महुआ जी, कम से कम तुमको भगवान याद तो आया चुनाव हारने के बाद। तुम अगले 10 साल में राजनीति में रहोगी, लेकिन बीजेपी को ख़त्म करके ऐसा नहीं है महुआ जी, आप भी बीजेपी में ही नजर आओगी। ऐसा संभावना बन रहा है कि 2029 में ना तो तुम्हारी टीएमसी उस लायक रहेगी और ना ही तुम जाकर पैर बीजेपी का ही पकड़ोगे। वैसे दोस्तों, ममता बनर्जी का सपोर्ट अखिलेश जी कर रहे हैं, राहुल भी शायद आए हैं, तमाम लोग कर रहे हैं सपोर्ट। लेकिन यहीं तक सपोर्ट सीमित नहीं है, इनका सपोर्ट अपने बांग्लादेशी भाइयों की तरफ से भी आ रहा है। एक बांग्लादेश बांग्लादेश का एक सांसद है जो कह रहा है कि ममता दीदी तुम आगे बढ़ो, तुम दिल्ली चलो, हम करोड़ों अवैध घुसपैठिया भेज देंगे तुम्हारे सपोर्ट में, तुम्हारे साथ। अब देखो ममता जी क्या करते हैं, क्योंकि थोड़ा रिस्की लग रहा है। मोटा भाई दिल्ली में मोटा तगड़ा बम्बू लेकर जो बैठा है। आप कहते हो, अभी मैं शुभेंदु अधिकारी को सुन रहा था कि हमें मुसलमान के वोट की जरूरत नहीं। कई लोग कह चुके हैं, हमारे असम के दोस्त भी कहते हैं हमें मुसलमानों की जरूरत नहीं है। हमारे असम के दोस्त भी कहते हैं। असम के दोस्त? चुनाव में तो दोस्त नहीं था, कुछ और ही लग रहा था। ये माहौल बदला कैसे? कहीं पिछवाड़ा टूटने के डर के वजह से दुश्मन दोस्त बन गया क्या? पवन खेरा बन जाएगा, पवन फेरा। मैं इसको ठीक से पेलूंगा। आता है बदलाव, सब में आता है। अब से एक बनर्जी में भी आया है। चेहरा देखकर आप पता ही लगा सकते हैं कि जो गुंडागर्दी वाला भांसा करता था वो अब एकदम सरेंडर कर चुका है। वैसे ही पेड़ा आपका भी हाल है, आपको भी हेमंता भाई नज़र आने लगे, दोस्त नज़र आने लगे। बाकी जहाँ तक बात मुस्लिम वोट न लेने की बात है, भाई सही बात है। ये सारी पार्टियां तो मुस्लिम करती हैं कि हमको मुस्लिम का वोट चाहिए, हम उनके हैं, वो हमारे हैं। बीजेपी भी ऐसे ही करने लगेगी तो बेचारे मुस्लिम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारा आखिर है कौन। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो, वो सुनिश्चित करें। इस चीज की जरूरत है, सख्त जरूरत है पश्चिम बंगाल में। अब देखो मोटा भाई कहाँ तक इसको पूरा कर पाते हैं, क्योंकि भाई है तो पॉलिटिशियन ही। चुनाव के समय जो भाषण होता है वो धरातल पर जो होता है उसमें बहुत फर्क होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में यूसीसी आना बहुत ज़रूरी है, जिससे राशन हिंदुस्तानियों को ही मिले, चाहे हिंदू हो या हो मुस्लिम, बांग्लादेशियों को नहीं। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या कहना चाहते हो इस वीडियो के बारे में? अपना ओपिनियन, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। मुन्ना भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जो कि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।